So in this video we will study about cyclosporin. Cyclosporin is an immunosuppressant. What are immunosuppressants? That will suppress the immunity. Immunosuppressants are medications designed to hinder immune response, targeting either cellular, humoral, or both types of immune reactions. So, immunosuppressants, they are medications and they are designed to hinder the immune response, either cellular immune response or humoral immune response or both type of immune response. So, immunosuppressants, they hinder immune response. The utilization of immunosuppressants are in two categories. Number one, organ transplant, and number two, autoimmune diseases. Organ transplantation. Immunosuppressants are employed to prevent the recipient's immune system from rejecting the transplanted organ. तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इम्यूनोसप्रेसेंट्स देते हैं ताकि जो रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम है वो जो डोनेटेड ऑर्गन है उसको रिजेक्ट ना करे. सो इम्यूनोसप्रेसेंट्स आर एम्प्लॉयड टू प्रिवेंट द रेसिपिएंट्स इम्यून सिस्टम from rejecting the transplanted organ. And then it is used in autoimmune diseases. They are also used to manage autoimmune diseases. ठीक है. ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है, बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो खुद के ही टिश्यूज़ के, वो बॉडी के ही टिश्यूज़ को हार्म करने लगता है. तो ऐसे केस में भी वी नीड टू सप्रेस द इम्यूनिटी ताकि हमारा खुद का जो टिश्यूज़ है वो डैमेज ना हो. सो द immunosuppressants are given to manage autoimmune disorders where the immune system mistakenly attacks body's own tissues. Let's see the mechanism of action of immunosuppressants. So the first step is activation of T cell. How is it done? By CD4 mediated anchoring. The CD4 molecule associated with T cell receptor on T helper cell and MHC2 carrying antigen peptides enabling T cell receptor activation. ठीक है. तो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं उनके पास MHC2 होता है, उनके सरफेस पे MHC2 होगा एंड दिस MHC2 विल बी प्रेजेंटिंग द एंटीजन पेप्टाइड. और जो हेल्पर टी सेल है, टी हेल्पर है, इसके पास टी सेल रिसेप्टर होगा. ठीक है. तो इसके बीच का जो इंटरैक्शन है इट इज स्टेबलाइज्ड बाय द CD4 मॉलिक्यूल विच इज़ प्रेजेंट ऑन द टी सेल रिसेप्टर. ठीक है. तो पहला स्टेप क्या है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास MHC2 है एंड MHC2 के पास एंटीजन का पेप्टाइड है, जो भी फॉरेन एंटीजन है उसका पेप्टाइड है, और टी हेल्पर के पास टी सेल रिसेप्टर है. इसके बीच का जो इंटरैक्शन है दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय CD4 और इस इंटरैक्शन के कारण जो टी सेल रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाता है. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन ईदर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या ऑटो इम्यून डिजीज़. ठीक है, जो भी है. और ये टी सेल रिसेप्टर्स के स्टिमुलेशन के कारण जो इंट्रासेल्युलर सिग्नल ट्रांसडक्शन है वो एक्टिवेट हो जाता है. टी सेल रिसेप्टर के कारण जो इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग पाथवे है दैट इज़ ट्रिगर्ड. और सिग्नल ट्रांसडक्शन के कारण जो PLC होता है, फोस्फोलाइपेज C है, उसका फोस्फोराइलेशन हो जाता है. Phospholipase C, it is an enzyme that gets activated during T cell receptor signal transduction. तो सिग्नल ट्रांसडक्शन के स्टिमुलेशन के टाइम ये जो फोस्फोलाइपेज C है ये एक्टिवेट हो जाता है, इसका फोस्फोराइलेशन होता है. अब इसके फोस्फोराइलेशन के कारण ये जो PIP2 होता है दैट इज़ PIP2 इज़ फोस्फोटिडाइल इनोसिटॉल 4,5 बिसफोस्फेट. ठीक है. और ये PIP2 विच इज़ अ मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड, इसका हाइड्रोलाइसिस होता है इनटू DAG एंड IP3. DAG इज़ डाईएसाइल ग्लिसरॉल and IP3 is inositol 1,4,5 ट्राइफोस्फेट. ठीक है.
तो टी सेल रिसेप्टर का एक्टिवेशन हुआ, उसके कारण जो सिग्नल ट्रांसडक्शन था वो ट्रिगर होता है, जिसमें पीएलसी दैट इज़ फोस्फोलाइपेज सी का फोस्फोराइलेशन होता है। पीएलसी के फोस्फोराइलेशन के कारण जो PIP2 था दैट इज़ अ मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड, इसका हाइड्रोलाइसिस होता है इनटू DAG दैट इज़ डाईएसाइल ग्लिसरॉल एंड इनोसिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट। IP3 के कारण इंट्रासेल्युलर कैल्शियम रिलीज होता है। IP3 रिलीजेस इंट्रासेल्युलर कैल्शियम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ना IP3 के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे IP3 के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो IP3 है दे विल बाइंड टू द IP3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके कारण कैल्शियम चैनल्स से जो स्टोर्ड कैल्शियम है वो रिलीज़ होने लगेगा फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में IP3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। तो जब IP3 उससे बाइंड करता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्टोर्ड कैल्शियम था दैट इज़ रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, और उसके कारण इंट्रासेल्युलर कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज हो जाता है। नाउ दिस कैल्शियम विल बाइंड टू कैल्मोड्यूलिन। कैल्मोड्यूलिन इज़ अ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, तो कैल्शियम बाइंड करता है कैल्मोड्यूलिन से, और जब कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन से बाइंड करेगा तो कैल्मोड्यूलिन में कुछ कॉन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे, जिसके कारण फिर वो टारगेट प्रोटीन से इंटरैक्ट कर पाएगा। अब ये जो कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन का कॉम्प्लेक्स था इट विल एक्टिवेट कैल्सीन्यूरिन। कैल्सीन्यूरिन क्या होता है? इट इज़ अ मेम्ब्रेन एसोसिएटेड सेरीन थ्रियोनिन फोस्फेट। ठीक है, कैल्सीन्यूरिन इज़ अ मेम्ब्रेन एसोसिएटेड सेरीन थ्रियोनिन फोस्फेटेज। ये जो कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन का कॉम्प्लेक्स था इट विल बाइंड टू कैल्सीन्यूरिन एंड देन एक्टिवेट कैल्सीन्यूरिन। उसके बाद ये कैल्सीन्यूरिन डीफोस्फोराइलेट करेगा उसके टारगेट प्रोटीन्स को। कैल्सीन्यूरिन क्या करता है? इट डीफोस्फोराइलेट्स द रेगुलेटरी प्रोटीन NFAT। कैल्सीन्यूरिन जो फोस्फेट ग्रुप है उसको रिमूव करता है अपने टारगेट प्रोटीन से। ठीक है, NFAT का फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर फैक्टर ऑफ एक्टिवेटेड टी सेल। NFAT stands for nuclear factor of activated T cell and it is a regulatory protein. It is a regulatory transcription factor. ठीक है, NFAT जो है वो अपने फोस्फोराइलेटेड फॉर्म में इनएक्टिव होता है, तो जब इसका डीफोस्फोराइलेशन होता है ये एक्टिवेट हो जाता है। नाउ दिस डीफोस्फोराइलेटेड NFAT will migrate to the nucleus, it now allowing its intranuclear migration and transcription of cytokine genes like interleukin 2, GM-CSF and TNF alpha and interferon। ठीक है, कैल्सीन्यूरिन क्या करेगा? NFAT को डीफोस्फोराइलेट करेगा, फिर उसके कारण NFAT का इंट्रान्यूक्लियर माइग्रेशन अलाउ हो जाएगा और फिर काफ़ी सारे साइटोकाइन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा, जैसे कि इंटरल्यूकिन 2, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरफेरॉन एंड GM-CSF। ठीक है, GM-CSF का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रैन्युलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। Now this interleukin is a major cytokine for T cell multiplication and differentiation, is produced along with other interleukins। ठीक है, interleukin 2 is a critical cytokine that drives T cell multiplication and differentiation। तो T cell multiplication and differentiation के लिए interleukin 2 is required। एक और बार देखते हैं, पहले क्या होता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के पास MHC2 होता है। MHC2 के पास जो एंटीजन का पेप्टाइड होगा वो होगा, और टी हेल्पर सेल के पास टी सेल रिसेप्टर्स होता है। तो इन दोनों के बीच का जो इंटरैक्शन होगा दैट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय CD4। अब इंटरैक्शन के कारण जो टी सेल रिसेप्टर्स हैं उनका एक्टिवेशन हो जाता है। टी सेल रिसेप्टर के एक्टिवेशन के कारण जो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे है वो ट्रिगर होगा। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के ट्रिगर होने के कारण जो फोस्फोलाइपेज C होता है उसका फोस्फोराइलेशन हो जाता है। इसके एक्टिवेशन के कारण जो PIP2 है it will be hydrolyzed into DAG and inositol triphosphate।
inositol triphosphate will bind to the endoplasmic reticulum, ठीक है, उस पर इनोसिटॉल फोस्फेट 3 का रिसेप्टर होता है और उसके कारण कैल्शियम रिलीज़ होगा, ठीक है। ये जो कैल्शियम है इट विल बाइंड टू कैल्मोड्यूलिन, और कैल्शियम और कैल्मोड्यूलिन का जो कॉम्प्लेक्स है इट विल एक्टिवेट कैल्सीन्यूरिन. कैल्सीन्यूरिन इज़ अ मेम्ब्रेन एसोसिएटेड सेरीन थ्रियोनिन फॉस्फेटेज. ये कैल्सीन्यूरिन क्या करता है, ये जो इसका टारगेट एंजाइम है दैट इज़ NF-AT, इसको डीफॉस्फोराइलेट करता है. देन NF-AT इज़ एक्टिवेटेड, इसका इंट्रान्यूक्लियर माइग्रेशन होता है और साइटोकाइन जीन्स जैसे कि इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरॉन्स, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा, GM-CSF, इन सब का ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है. इंटरल्यूकिन 2 के प्रोडक्शन के कारण टी सेल का मल्टीप्लिकेशन और डिफ्रेंसिएशन होता है. नाउ व्हाट डज साइक्लोस्पोरिन डू? साइक्लोस्पोरिन it disrupts this process by binding to cyclophilin. साइक्लोफिलिन एक इंट्रासेल्युलर प्रोटीन है और साइक्लोस्पोरिन और साइक्लोफिलिन का जो कॉम्प्लेक्स होता है इट विल इनएक्टिवेट कैल्सीन्यूरिन एंड इट विल ऑल्सो प्रिवेंट द डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ NF-AT. तो साइक्लोस्पोरिन और साइक्लोफिलिन का जो कॉम्प्लेक्स है वो कैल्सीन्यूरिन को इनएक्टिवेट करता है. कैल्सीन्यूरिन अगर इनएक्टिवेट होगा तो NF-AT का जो डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा था वो नहीं होगा, कि और इसके कारण फिर इंटरल्यूकिन 2 का भी प्रोडक्शन नहीं होगा. सो दिस प्रिवेंट्स द टी सेल एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन, ठीक है. तो अगर कैल्सीन्यूरिन एक्टिवेट नहीं होगा, वो इनहिबिट हो जाएगा, तो NF-AT एक्टिवेशन नहीं होगा, इंटरल्यूकिन 2 प्रोडक्शन नहीं होगा, तो ये जो टी सेल मल्टीप्लिकेशन और डिफ्रेंसिएशन है ये नहीं हो पाएगा. सो इट प्रिवेंट्स टी सेल रिस्पॉन्स टू एंटीजेनिक स्टिमुलेशन. ऑल्सो साइक्लोस्पोरिन ये जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा है इसको इंक्रीज़ कर देता है. ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा इज़ अ इम्यूनोसप्रेसिव साइटोकाइन, ठीक है. साइक्लोस्पोरिन enhances द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, जिसके कारण फिर इंटरल्यूकिन 2 इनहिबिट होगा, ठीक है. ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा एक इम्यूनोसप्रेसिव साइटोकाइन है जिसके कारण इंटरल्यूकिन 2 का प्रोडक्शन इनहिबिट होता है, तो फर्दर जो टी सेल प्रोलिफरेशन है वो इनहिबिट हो जाएगा. सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. साइक्लोस्पोरिन क्या करता है, ये कैल्सीन्यूरिन को इनएक्टिवेट करता है एंड ऑल्सो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा विच इज़ अ इम्यूनोसप्रेसिव साइटोकाइन इसको इन्हांस करता है. व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ साइक्लोस्पोरिन? पहला इम्यूनोसप्रेशन हो गया. साइक्लोस्पोरिन इज़ प्राइमरली यूज्ड टू सप्रेस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है. यहाँ पे हमने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ा, टी सेल के बारे में पढ़ा. तो ये जो साइक्लोस्पोरिन है ये प्राइमरली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को सप्रेस करता है. सेकेंड फंक्शन इज़ ग्राफ्ट रिजेक्शन, प्रिवेंशन. ग्राफ्ट रिजेक्शन को प्रिवेंट करता है. इट प्रिवेंट ग्राफ्ट रिजेक्शन इन वेरियस ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूडिंग रीनल, हेपेटिक, कार्डियक एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है. काफ़ी सारे ट्रांसप्लांटेशन जैसे कि किडनी के ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, इन सब में ग्राफ्ट रिजेक्शन को प्रिवेंट करता है साइक्लोस्पोरिन. Then it is also used in certain autoimmune diseases. Cyclosporin is second-line drug in autoimmune diseases such as severe rheumatoid arthritis, uveitis, bronchial asthma, inflammatory bowel disease and psoriasis. ठीक है, तो काफ़ी सारे autoimmune diseases जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, यूवीआइटिस हो गया, ब्रोंकियल आस्थमा, इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़ और सोरियासिस, ठीक है. रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियासिस, यूवीआइटिस, ब्रोंकियल आस्थमा और इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़ में इट इज़ द सेकेंड लाइन ड्रग. साइक्लोस्पोरिन इज़ द सेकेंड लाइन ड्रग फॉर वेरियस ऑटोइम्यून डिजीजेस और इट इज़ ऑल्सो यूज इन एप्लास्टिक अनीमिया. तो 4 यूज़ हो गया एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट, मेनली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, देन ग्राफ्ट रिजेक्शन, देन सेकेंड लाइन ड्रग इन ऑटोइम्यून डिजीजेस and also used in some cases of aplastic anemia. Side effects: nephrotoxicity.
साइक्लोस्पोरिन मेजर लिमिटेशन इज नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ठीक है। तो मेजर साइड इफेक्ट क्या है? नेफ्रोटॉक्सिसिटी। एंड इट कैन ऑल्सो इम्पेयर लिवर फंक्शन। साइक्लोस्पोरिन के कारण ब्लड प्रेशर में इंक्रीज हो सकता है, दैट इज इट कैन कॉज हाइपरटेंशन. There are certain metabolic effects like adverse metabolic effects like diabetes, anorexia, hyperkalemia and hyperuricemia, ठीक है। तो साइक्लोस्पोरिन के कारण पोटेशियम लेवल्स कैन इंक्रीज, यूरिक एसिड लेवल्स कैन इंक्रीज, ठीक है। डायबिटीज़ भी हो सकता है, एनोरेक्सिया भी हो सकता है, ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी इंक्रीज हो जाता है. अदर इफेक्ट्स, एडिशनल साइड इफेक्ट्स encompass lethargy, hirsutism, gum hyperplasia, tremors and seizures. So major side effect क्या है? Nephrotoxicity, liver function can be impaired, hypertension हो सकता है, that is sustained rise in blood pressure. कुछ metabolic effects होते हैं जैसे कि hyperkalemia, hyperuricemia और hypo और डायबिटीज़, एनोरेक्सिया, ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ सकते हैं. और कुछ अदर साइड इफ़ेक्ट्स लाइक लेथार्जी, लेजीनेस, हर्सुटिज्म, गम hyperplasia, tremors and seizures. Let's see the drug interaction of cyclosporin. Enhanced toxicity. Nephrotoxic drugs like aminoglycosides, vancomycin, amphotericin B and NSAIDs enhance cyclosporin toxicity. ठीक है, तो साइक्लोस्पोरिन का मेजर साइड इफेक्ट था नेफ्रोटॉक्सिक. तो जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हैं जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, वैंकोमाइसिन, एनसेट्स, एम्फोटेरिसिन बी, so these can increase the toxicity of cyclosporin. Reduced excretion. Cyclosporin can reduce the excretion of many drugs by depressing renal failure, by depressing renal function. So cyclosporin nephrotoxic होता है तो it can depress renal function. ठीक है, साइक्लोस्पोरिन कैन डिप्रेस रीनल फंक्शन जिसके कारण काफ़ी सारे ड्रग्स का एक्सक्रीशन विल बी रिड्यूस्ड. एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स लाइक फेनिटोइन, बार्बिटोन and rifampin, it will lower the levels of cyclosporin. ठीक है, certain enzyme inducing drugs such as phenytoin, phenobarbital and rifampin, it will lower the blood levels of cyclosporin. Enzyme inhibitors, CYP3A4 inhibitors like erythromycin, ketoconazole, they will inhibit cyclosporin metabolism and increase bioavailability. ठीक है, तो एंजाइम का जो इंड्यूसर होता है, जिस अगर एंजाइम इंड्यूस होगा तो इसका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो ये इसका लेवल जल्दी कम हो जाएगा. सो सर्टेन एंजाइम इंड्यूसर्स लाइक फेनाटोइन, phenobarbital and rifampin, it will lower the level of cyclosporin. और एंजाइम इनहिबिटर्स लाइक एरिथ्रोमाइसिन एंड कीटोकोनाजोल. ठीक है, एंजाइम inhibitors like erythromycin, ketoconazole, it will increase the bioavailability of cyclosporin.